हाल ही में राष्ट्रपति चुनाव संपन्न हुआ। चुनाव 17 जुलाई 2017 को था, 20 जुलाई को रिजल्ट आया और 25 जुलाई 2017 को देश के 14वें राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद ने शपथ ग्रहण किया। अक्सर देखा जाता है कि जब भी 5 वर्ष के अंतराल पर राष्ट्रपति चुनाव होते हैं तो आगामी परीक्षाओं में राष्ट्रपति चुनाव से संबंधित, वर्तमान राष्ट्रपति जो कि निर्वाचित हुए हैं उनसे संबंधित या अतीत के अब तक के राष्ट्रपतियों से संबंधित बातें पूछ ली जाती हैं। ऐसा सभी परीक्षाओं में सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्रों में होता है। तो आइए हम वर्तमान राष्ट्रपति निर्वाचन से संबंधित संविधान में जो महत्वपूर्ण अनुच्छेद हैं और साथ ही अतीत के राष्ट्रपतियों के बारे में कुछ महत्वपूर्ण बातें देख लेते हैं। आइए इसे स्टार्ट करते हैं। संविधान के अनुच्छेद 52 यानी आर्टिकल 52 में कहा गया है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा। ये बात अनुच्छेद 52 में है, भारत का एक राष्ट्रपति होगा। अनुच्छेद 53 में कहा गया है कि राष्ट्रपति संघ की कार्यपालिका शक्ति का प्रमुख होगा। संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी, ये कहा गया है अनुच्छेद 53 में। ये काफी महत्वपूर्ण है, बार बार पूछा जाता है। संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी, ये किस अनुच्छेद में है? आर्टिकल 53 में है। नेक्स्ट, राष्ट्रपति का निर्वाचन एक निर्वाचन मंडल द्वारा होगा, यानी राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल के बारे में संविधान अनुच्छेद 54 में उल्लेख है। निर्वाचक मंडल अनुच्छेद 54 है। अनुच्छेद 54 में राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल दिया हुआ है कि कौन लोग मिलकर राष्ट्रपति का निर्वाचन करेंगे। लेकिन राष्ट्रपति के निर्वाचन की जो प्रक्रिया है, अर्थात राष्ट्रपति के निर्वाचन की विधियां, ये अनुच्छेद 54 में नहीं है। विधियां अनुच्छेद 55 में दी गई हैं, आगे बताऊंगा। यहाँ पे लिखा हुआ है अनुच्छेद 55 राष्ट्रपति निर्वाचन की विधियां। अक्सर पूछा जाता है कि राष्ट्रपति निर्वाचन की विधि किस अनुच्छेद में है, तो लोग इसको ज्यादा याद रखते हैं अनुच्छेद 54 को और टिक कर देते हैं अनुच्छेद 54, जबकि अनुच्छेद 55 में विधियां हैं और राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग लेने वाले लोग अर्थात निर्वाचक मंडल अनुच्छेद 54 में है। याद रहेगा। हाँ, तो राष्ट्रपति के निर्वाचन एक निर्वाचक मंडल द्वारा होगा, ये अनुच्छेद 54 में कहा गया है। जब आपसे सवाल पूछा जाएगा कि राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल या राष्ट्रपति के निर्वाचन किन लोगों द्वारा किया जाएगा, ये किस अनुच्छेद में कहा गया है? 54 में। नेक्स्ट, हाँ, तो निर्वाचक मंडल में कौन कौन से लोग भाग लेंगे? जिसमें निर्वाचक मंडल द्वारा होगा निर्वाचन, जिसमें संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य, संसद के दोनों सदन कौन से हैं? लोकसभा के निर्वाचित सदस्य और राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य। ध्यान देना है कि राज्यसभा और लोकसभा में कुछ मनोनीत सदस्य भी होते हैं, ठीक है। मनोनीत सदस्य, जैसे कि लोकसभा में राष्ट्रपति लोकसभा में आंग्ल इंडियन समुदाय के 2 सदस्यों को मनोनीत करता है अपनी तरफ से, यानी उनका निर्वाचन नहीं होता है। ये जो मनोनीत सदस्य होते हैं ये राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग नहीं लेंगे, केवल निर्वाचित सदस्य। इस पे हमेशा बल दीजिएगा। जब भी विकल्प में इस तरह की लाइनें लिखी रहती हैं, जैसे विकल्प में लिखा हुआ है कि राष्ट्रपति के निर्वाचन में लोकसभा के सभी सदस्य भाग लेंगे, ये कथन सही है कि गलत? गलत है। राष्ट्रपति के निर्वाचन में लोकसभा के सभी सदस्य भाग नहीं लेते हैं, यहीं पे आपको फंसाया जाता है। इसके लिए जरूरी है कि अपना रडार एकदम चौकन्ना रखिए। निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं, सभी सदस्य नहीं। और इसी तरह राज्यसभा के भी निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं। नेक्स्ट, सभी राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य। भारत में कितने राज्य हैं? इसमें 29 राज्य हैं, यानी 29 राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग लेंगे। सभी राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य। अगर वाक्य लिखा है कि सभी राज्यों की विधानसभाओं के सदस्य, सभी सदस्य भाग लेंगे, गलत। सभी सदस्य भाग नहीं लेंगे भाई। जैसे केंद्र में लोकसभा होती है, राज्यों में क्या होती है? लोकसभा, विधानसभा होती है। केंद्र में लोकसभा, राज्यों में विधानसभा। तो विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य ही भाग लेंगे, मनोनीत सदस्य नहीं। राज्यपाल भी विधानसभा में कुछ सदस्यों को मनोनीत करता है, लेकिन मनोनीत सदस्य भाग नहीं लेंगे। हाँ, दिल्ली और पांडिचेरी की विधानसभाओं सहित दिल्ली और पांडिचेरी में विधानसभाओं की स्थापना की गई है। हमारे भारत में 7 केंद्र शासित प्रदेश हैं, लेकिन 7 केंद्र शासित प्रदेशों में विधानसभा नहीं है। विधानसभा दिल्ली और पांडिचेरी में है, ठीक है। एक संविधान संशोधन द्वारा दिल्ली और पांडिचेरी में विधानसभा की स्थापना की गई, इसलिए दिल्ली और पांडिचेरी की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य भी राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग लेंगे, अर्थात निर्वाचक मंडल के सदस्य होंगे, ठीक है। तो राष्ट्रपति का निर्वाचन एक निर्वाचक मंडल द्वारा होगा, जिसमें संसद के दोनों सदनों अर्थात लोकसभा, राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य भाग लेंगे। सभी राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य भाग लेंगे, यही है बस। ध्यान रहे, केंद्र में लोकसभा के निर्वाचित सदस्य भी भाग लेते हैं और राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य भी भाग लेते हैं, लेकिन राज्यों में
केवल विधानसभा के निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं। जैसे केंद्र में लोकसभा राज्यसभा होती है, 2 सदन होते हैं, उसी तरह राज्यों में विधानसभा और विधान परिषद होती है। केंद्र में तो राज्यसभा लोकसभा दोनों भाग ले रहे हैं राष्ट्रपति के निर्वाचन में, लेकिन राज्यों में विधानसभा तो भाग लेगा लेकिन विधान परिषद भाग नहीं लेगा राष्ट्रपति के निर्वाचन में। याद रहेगा? ठीक है। तो राष्ट्रपति के निर्वाचन में लोकसभा और विधानसभा के मनोनीत सदस्य भाग नहीं लेते। पहली बात, राष्ट्रपति के निर्वाचन में लोकसभा और विधानसभा की मनोनीत सदस्य भाग नहीं लेते। राज्यों की विधान परिषदों के सदस्य भी भाग नहीं लेते। जो राज्यों के विधान परिषद होते हैं, दूसरा सदन उच्च सदन होता है विधान परिषद। जैसे केंद्र में राज्यसभा क्या है? उच्च सदन है, और लोकसभा निम्न सदन। उसी तरह राज्यों में विधान परिषद उच्च सदन और विधानसभा निम्न सदन। तो विधान परिषदों के सदस्य राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग नहीं लेता है, बिल्कुल लेते ही नहीं है। नेक्स्ट, 70वें संविधान संशोधन द्वारा, ये महत्वपूर्ण है, बार बार पूछा जाता है। ऐसी बार बार पूछे जाने वाली सवालों को अगर आप गलत करते हैं तो समझ लीजिए कि एग्जाम से बाहर हो जाते हैं। 70वें संविधान संशोधन द्वारा 1992 में 70वां संविधान संशोधन कब किया गया? 1992 में किया गया। तो इस संविधान संशोधन द्वारा 1992 में दिल्ली और पांडिचेरी में भी विधानसभाओं की स्थापना की गई, और इसी के अंतर्गत इन दोनों विधानसभाओं के सदस्यों को भी निर्वाचक मंडल में शामिल कर लिया गया। क्या लिखा है ना? दिल्ली और पांडिचेरी की विधानसभाओं सहित। नेक्स्ट, श्री रामनाथ कोविंद के बारे में जानते हैं। वर्तमान चुनाव जो हुआ, श्री रामनाथ कोविंद व्यक्ति क्रम में 14वें राष्ट्रपति हैं। व्यक्ति क्रम में 14वें राष्ट्रपति हैं। ठीक है। जैसे राजेंद्र प्रसाद, श्री राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद 2 बार चुने गए हैं, लेकिन व्यक्ति क्रम में उन्हें एक ही राष्ट्रपति के रूप में गिना जाएगा, है ना? तो उस व्यक्ति क्रम में ये 14वें राष्ट्रपति हैं। श्री रामनाथ कोविंद दूसरे दलित राष्ट्रपति हैं। पहले दलित राष्ट्रपति 1997 में के आर नारायणन को चुना गया था। ठीक। रामनाथ कोविंद को 65% मत मिले, 65.6%, जबकि उनकी अपोजिट में जो खड़ी थी श्रीमती मीरा कुमार, इनको 34.3% मत मिले। ठीक है, दोनों दलित थे। श्रीमती मीरा कुमार भी दलित नेता ही हैं। मतदान 17 जुलाई 2017 को हुआ। शपथ ग्रहण 25 जुलाई 2017 को हुआ। संविधान में लिखा गया है कि राष्ट्रपति को शपथ ग्रहण मुख्य न्यायाधीश कराएंगे। ठीक है, और मुख्य न्यायाधीश की अनुपस्थिति में जो वरिष्ठतम न्यायाधीश होंगे, संविधान में लिखा है कि राष्ट्रपति को शपथ ग्रहण भारत के मुख्य न्यायाधीश कराएंगे। मुख्य न्यायाधीश शपथ दिलाएंगे, और अगर मुख्य न्यायाधीश अनुपस्थित है तो जो वरिष्ठतम न्यायाधीश होंगे वो शपथ ग्रहण कराएंगे। ठीक है, तो उस समय मुख्य न्यायाधीश जगदीश सिंह खेहर थे, तो इन्होंने शपथ ग्रहण कराई। शपथ ग्रहण का प्रारूप, राष्ट्रपति के शपथ का प्रारूप अनुच्छेद 60 में है। ध्यान दीजिएगा, राष्ट्रपति के शपथ का जो प्रारूप है वो अनुच्छेद 60 में दिया गया है। वर्ष 2002 में अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार ने संविधान संशोधन द्वारा, वर्ष 2002 में अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार ने संविधान संशोधन द्वारा राष्ट्रपति चुनाव हेतु 1971 की जनगणना को आधार वर्ष बनाया। ऐसा राष्ट्रपति का चुनाव तो कौन कराता है? निर्वाचन आयोग कराता है, इलेक्शन कमीशन। लेकिन राष्ट्रपति के चुनाव का आधार वर्ष सरकारें संविधान संशोधन द्वारा बदल सकती हैं। तो अटल बिहारी सरकार ने संविधान संशोधन द्वारा राष्ट्रपति चुनाव हेतु 1971 की जनगणना को आधार वर्ष बनाया, अर्थात वर्ष 2026 तक, अब वर्ष 2026 तक राष्ट्रपति चुनाव के लिए जो मतों के मूल्य की गणना होती है, मतों के मूल्य की गणना, यानी एक विधायक या एक सांसद, उसके मतों के मूल्य की गणना होती है। क्योंकि राष्ट्रपति का निर्वाचन जनता द्वारा नहीं किया जाता है, राष्ट्रपति द्वारा जनता द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से किया जाता है। ऐसे तो राष्ट्रपति जनता द्वारा ही निर्वाचित है। क्यों? क्योंकि भारतीय संघ का प्रमुख है, तो उसका निर्वाचन हम मानते हैं कि भारतीय जनता द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से किया जाता है। तो भारतीय जनता द्वारा अगर राष्ट्रपति का निर्वाचन अप्रत्यक्ष रूप से किया जा रहा है, इसका मतलब राष्ट्रपति के निर्वाचन में प्रत्यक्ष रूप से कौन भाग लेगा? जनता के प्रतिनिधि। कौन कौन से प्रतिनिधि? लोकसभा के निर्वाचित प्रतिनिधि, राज्यसभा के निर्वाचित प्रतिनिधि, विधानसभाओं के निर्वाचित प्रतिनिधि राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग लेते हैं। इसलिए हम कहते हैं कि राष्ट्रपति का निर्वाचन जनता द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से किया जाता है। तो जब अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचन होता है, इसका अर्थ है कि जो जनता के प्रतिनिधि हैं, विधायक और सांसद, उनके मतों का एक मूल्य होता है। मतों का मूल्य किस आधार पर होता है? जनसंख्या के आधार पर, कि कितनी जनसंख्या का एक विधायक या सांसद प्रतिनिधित्व करता है। अब आप समझ गए कि आधार वर्ष क्यों लिया जाता है। तो अटल बिहारी सरकार ने 1971 की जनगणना को आधार वर्ष बनाया,
अतः 2026 तक राष्ट्रपति चुनाव के लिए मतों के मूल्य की गणना 1971 की जनगणना के आधार पर की जाएगी, या राष्ट्रपति चुनाव के लिए मतों की मूल्य 1971 की जनगणना के आधार पर तय होंगे। ठीक है, 1971 की जनगणना। श्री कोविंद राष्ट्रपति निर्वाचित होने वाले बीजेपी के पहले सदस्य हैं। श्री रामनाथ कोविंद अब तक राष्ट्रपति निर्वाचित होने वाले भाजपा के पहले सदस्य, भाजपा के मेंबर है, और साथ ही उत्तर प्रदेश मूल के पहले राष्ट्रपति, यानी उत्तर प्रदेश को पहली बार अपना एक मूल निवासी राष्ट्रपति मिला। यानी रामनाथ कोविंद कहाँ के हैं? कानपुर देहात, और गांव कौन सा है? परौख। कानपुर देहात में गांव इनका परौख है। तो उत्तर प्रदेश मूल के, जबकि भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है जनसंख्या में? यूपी, लेकिन ये पहली बार हुआ है कि उत्तर प्रदेश मूल का कोई व्यक्ति राष्ट्रपति बना। नेक्स्ट, राष्ट्रपति का निर्वाचन। आप देखिए, हमने कहा निर्वाचक मंडल राष्ट्रपति का कहाँ है? 54 में, जबकि राष्ट्रपति के निर्वाचन की विधियां कहाँ है? 55 में। ठीक, 54 के बाद 55 आता है। निर्वाचन की विधियां क्या है? विधि, राष्ट्रपति का निर्वाचन जनता द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से, राष्ट्रपति का निर्वाचन जनता द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से आनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति के अनुसार एकल संक्रमणी मत द्वारा, ठीक है, होगा, और ऐसे निर्वाचन में मतदान गुप्त होगा। ध्यान दीजिएगा, इन शब्दों को याद कर लीजिए। अप्रत्यक्ष होता है, मतदान गुप्त होता है, अनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति एकल संक्रमणी मत द्वारा। इन 5 शब्द, इन 4 तरह के शब्दों को याद कर लीजिए। नेक्स्ट, हाँ, हमारे अतीत के जो राष्ट्रपति हैं उनसे जुड़ी बहुत सी रोचक बातें हैं जो कि पढ़ने में भी अच्छी लगती हैं और परीक्षाओं में भी बाबा पूछे जाते हैं। हम उनका यहाँ पे उल्लेख कर दे रहे हैं, सभी कुछ तो नहीं है। निश्चित रूप से एक और वीडियो बनना चाहिए अतीत के राष्ट्रपतियों पर, विशेष रूप से यहाँ पे जो बातें आ सकती थी और जो समझाई जा सकती थी, जो कि पहली लाइन की बातें हैं, पहली कतार की बातें हैं, वो यहाँ पे लिख दिया हूँ। लेकिन राष्ट्रपति के अतीत में जो राष्ट्रपति हुए उनसे संबंधित बातें बताने के लिए एक और वीडियो बनाऊंगा, तब पूरा हो जाएगा। इसे देख लेते हैं। संविधान सभा ने 14 जनवरी 1950 को, संविधान देखिए 14 जनवरी 1950 को संविधान सभा की अंतिम बैठक थी। ये भी सवाल पूछा जा सकता है, संविधान सभा की अंतिम बैठक किस दिन हुई? याद कर लीजिए, 14 जनवरी 1950, यानी 26 जनवरी 1950 को तो संविधान लागू हुआ, लेकिन उसके ठीक 12 दिन पहले बैठक हुई थी संविधान सभा की अंतिम बैठक। यानी ये जो मकर संक्रांति का दिन होता है ना, खिचड़ी वाला दिन कह सकते हैं, 14 जनवरी को तो हर साल पड़ता है, इस तरह से आप याद कर सकते हैं। तो 14 जनवरी 1950 को अंतिम बैठक हुई और उसी दिन राजेंद्र प्रसाद को निर्विरोध भारत का अंतरिम राष्ट्रपति निर्वाचित किया गया। ध्यान है, ये राष्ट्रपति चुनाव नहीं था, क्योंकि भारत में राष्ट्रपति चुनाव सबसे पहले मई 1952 में हुए। राष्ट्रपति चुनाव पहली बार मई 1952 में हुआ, लेकिन चूंकि संविधान सभा की अंतिम बैठक थी तो उसी समय मतलब सर्वसम्मति से स्वीकार कर लेना राष्ट्रपति। कब तक? जब तक कि नया चुनाव, जब तक कि पहला राष्ट्रपति चुनाव न हो जाए। तो राष्ट्रपति चुनाव होने तक उससे पहले ही एक राष्ट्रपति स्वीकार कर लिया गया, जिनका नाम था राजेंद्र प्रसाद। ऐसे राष्ट्रपति को हम अंतरिम राष्ट्रपति कहते हैं, मतलब जब तक कि राष्ट्रपति चुनाव न हो जाए। तो 14 जनवरी 1950 को अंतिम बैठक में राजेंद्र प्रसाद को निर्विरोध भारत का अंतिम राष्ट्रपति निर्वाचित किया गया, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। लेकिन इनकी राष्ट्रपति की जो डेट है, कार्यकाल कब से प्रारंभ हुआ? 26 जनवरी से प्रारंभ हुआ। स्वीकार तो कर लिए गए थे, निर्वाचित संविधान सभा ने इनको निर्वाचित किया 14 जनवरी को, लेकिन इनका कार्यकाल अंतरिम राष्ट्रपति के रूप में प्रारंभ हुआ 26 जनवरी से। तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद 26 जनवरी 1950 से प्रथम राष्ट्रपति चुनाव तक, अर्थात मई 1952 तक अंतरिम राष्ट्रपति रहे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का नाम जवाहरलाल नेहरू ने प्रस्तावित किया था राष्ट्रपति के लिए। ठीक है, नेक्स्ट, राजेंद्र प्रसाद मई 1952 में और 1957 में 2 बार राष्ट्रपति के रूप में चुने गए। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद प्रथम राष्ट्रपति चुनाव अर्थात मई 1952 में और दूसरे राष्ट्रपति चुनाव अर्थात 1957 में 2 बार विधिवत रूप से राष्ट्रपति चुने गए। ठीक है, राष्ट्रपति के रूप में सबसे लंबा कार्यकाल डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का है, 12 वर्षों का कार्यकाल। राजेंद्र प्रसाद ने सबसे लंबी अवधि तक राष्ट्रपति के रूप में कार्य किया। कब से कब तक? 1950, 26 जनवरी 1950 से 1962, क्योंकि 57 में भी तो चुने गए थे, इसलिए 5 साल बाद चले जाइए, 57 से 5 साल 62। तो 50 से 62 तक शासन किया, राष्ट्रपति के रूप में काम किया। इसके बाद डॉक्टर जाकिर हुसैन सबसे कम अवधि तक राष्ट्रपति के रूप में काम किया इन्होंने। सबसे लंबी अवधि तक डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और सबसे छोटी अवधि तक
डॉक्टर जाकिर हुसैन ने राष्ट्रपति के रूप में काम किया। डॉक्टर जाकिर हुसैन ने केवल 1 साल 11 दिन तक राष्ट्रपति के रूप में काम किया। क्यों? क्योंकि अचानक इनकी 1 साल 11 दिन बाद मृत्यु हो जाती है। 1 साल 11 दिन बाद इनकी मृत्यु हो गई, तो इनका कार्यकाल सबसे छोटा रहा। 2 राष्ट्रपतियों का निधन कार्यकाल में हुआ। एक तो बताया डॉक्टर जाकिर हुसैन का ही 1 साल 11 दिन बाद, और दूसरे राष्ट्रपति जिनका निधन कार्यकाल में हुआ फखरुद्दीन अली अहमद। इसे भी याद कर लीजिएगा अच्छे से। 2 राष्ट्रपतियों का कार्यकाल निधन कार्यकाल में हुआ। डॉक्टर जाकिर हुसैन 1 वर्ष 11 दिन ही राष्ट्रपति रह सके, और दूसरे हैं फखरुद्दीन अली अहमद। हाँ, देश के प्रथम मुस्लिम राष्ट्रपति यही हैं, डॉक्टर जाकिर हुसैन। ये देश के पहले मुस्लिम राष्ट्रपति हैं। हालांकि दोनों राष्ट्रपति जिनका निधन कार्यकाल में हुआ, दोनों मुसलमान ही थे, फखरुद्दीन अली अहमद और जाकिर हुसैन। ठीक है, लेकिन पहले राष्ट्रपति मुसलमान राष्ट्रपति कौन है? डॉक्टर जाकिर हुसैन। नेक्स्ट, 3 व्यक्तियों ने कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य किया। 3 व्यक्तियों ने कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में काम किया। संविधान में प्रावधान है कि जब राष्ट्रपति की अचानक असमय मृत्यु हो जाए कार्यकाल के दौरान, या राष्ट्रपति बीमार हो और कार्य करने में अक्षम हो, राष्ट्रपति बीमार हो, कार्य करने में अक्षम हो, या देश से बाहर हो, यानी ऑफिस में उपस्थित न हो, तो ऐसे समय में उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के रूप में कार्य करेंगे। और तब ऐसे राष्ट्रपति को हम क्या कहेंगे? कार्यवाहक राष्ट्रपति। जब उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के रूप में कार्य करता है, जब राष्ट्रपति की मृत्यु हो जाती है, या वो बीमार रहते हैं, देश से बाहर होते हैं, तो जब उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के रूप में काम करता है तो उन्हें हम क्या कहते हैं? कार्यवाहक राष्ट्रपति। कार्यवाहक राष्ट्रपति कब तक कार्य करता है? जब तक कि अगला राष्ट्रपति चुनाव संपन्न हो जाए। ठीक है, तो 3 व्यक्तियों ने कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में काम किया, यानी तीनों लोग क्या थे? या तो उपराष्ट्रपति थे या तो मुख्य न्यायाधीश थे। संविधान में यह भी प्रावधान है कि जब राष्ट्रपति अनुपस्थित रहेगा तो उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के रूप में काम करेगा, और जब राष्ट्रपति भी अनुपस्थित हो, उपराष्ट्रपति भी अनुपस्थित हो, तब राष्ट्रपति के रूप में काम कौन करेगा? देश का मुख्य न्यायाधीश। ठीक है, जब राष्ट्रपति भी अनुपस्थित हो, जैसे राष्ट्रपति की मृत्यु हो गई और उपराष्ट्रपति बीमार हो, ठीक है, ऐसे में मुख्य कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कौन काम करेगा? देश के मुख्य न्यायाधीश। ठीक है, नेक्स्ट, तो 3 व्यक्तियों ने कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में काम किया। वीवी गिरी कब? जब डॉक्टर जाकिर हुसैन की मृत्यु हुई। इनका निधन कार्यकाल में हुआ, ऊपर लिखा गया है 1 वर्ष 11 दिन निधन कार्यकाल में हुआ। तो जब डॉक्टर जाकिर हुसैन की मृत्यु हुई तो उपराष्ट्रपति वीवी गिरी ने कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में काम किया। दूसरे कार्यवाहक राष्ट्रपति कौन है? न्यायमूर्ति एम हिदायतुल्लाह। ये न्यायमूर्ति यानी मुख्य न्यायाधीश थे। इनको मौका कब मिला? जब डॉक्टर जाकिर हुसैन की मृत्यु के बाद उपराष्ट्रपति वीवी गिरी ने कार्यवाहक राष्ट्रपति का कार्यभार संभाला, तो कुछ ही दिन बाद राष्ट्रपति चुनाव था। तो वीवी गिरी राष्ट्रपति चुनाव लड़ना चाहते थे, तो राष्ट्रपति चुनाव लड़ने के लिए उपराष्ट्रपति वीवी गिरी को कार्यवाहक राष्ट्रपति का पद छोड़ना पड़ा, क्योंकि ये उप राष्ट्रपति चुनाव में भाग लेना चाहते थे। तो चूंकि ये राष्ट्रपति चुनाव में भाग लेने के लिए उन्होंने अपना पद छोड़ दिया, इसलिए जो मुख्य न्यायाधीश थे भारत के, उन्हें कार्यवाहक राष्ट्रपति का पदभार संभालना पड़ा। बात समझ गए? यहाँ लिखा है कार्यवाहक राष्ट्रपति वीवी गिरी के त्याग पत्र देने के कारण। क्यों त्याग पत्र दिया था वीवी गिरी ने? राष्ट्रपति चुनाव लड़ने के लिए। हाँ, तीसरे कार्यवाहक राष्ट्रपति कौन है देश के? बीडी जत्ती। हम लिखा है ऊपर कि 2 राष्ट्रपतियों का निधन कार्यकाल में हुआ, डॉक्टर जाकिर हुसैन और दूसरे फखरुद्दीन अली अहमद। तो जब फखरुद्दीन अली अहमद की मृत्यु जब कार्यकाल के दौरान हो गई थी, तो उनके जगह पर उपराष्ट्रपति बीडी जत्ती ने कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में काम किया। हाँ, न्यायमूर्ति एम हिदायतुल्लाह देश के एकमात्र मुख्य न्यायाधीश हैं जिन्हें कार्यवाहक राष्ट्रपति बनने का अवसर मिला। दरअसल उस समय कार्यवाहक राष्ट्रपति वीवी गिरी थे। वीवी गिरी ने राष्ट्रपति चुनाव लड़ने के लिए कार्यवाहक राष्ट्रपति के पद से त्याग पत्र दे दिया। ठीक है, उपराष्ट्रपति के पद से त्याग पत्र दे दिया, इसलिए एम हिदायतुल्लाह को, जो कि मुख्य न्यायाधीश थे, कार्यवाहक राष्ट्रपति बनने का अवसर मिल गया। ये होगी राष्ट्रपति के निर्वाचन, अतीत के राष्ट्रपतियों और वर्तमान राष्ट्रपति से जुड़ी हुई खास बातें। उम्मीद है कि आगामी एग्जाम्स में यहाँ से 1-2 सवाल आपको अवश्य मिलने चाहिए। नमस्कार। हाँ, राष्ट्रपति से जुड़ी कुछ जरूरी बातें मैं लिखवाना जरूरी समझता हूँ। अगले वीडियो में से शामिल करेंगे।